हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी सीरीज मोटर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम जिस मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपकी डीसी शंट मोटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीसी शंट मोटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर डीसी शंट मोटर की बेसिक संरचना की बात करें तो डीसी शंट मोटर की जो संरचना होती है वो डीसी शंट जनरेटर के समान होती है। जो संरचना डीसी शंट जनरेटर की होती है सेम वही की वही संरचना किसकी होती है, डीसी शंट मोटर की होती है। तो जैसे डीसी शंट जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वैसे के वैसे डीसी शंट मोटर के अंदर भी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा। जैसे हमने डीसी शंट जनरेटर के अंदर पढ़ा था कि डीसी शंट जनरेटर की जो शंट वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध अपन ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे डीसी शंट जनरेटर के अंदर जो शंट वाइंडिंग होती है उसके अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और उसको पतले तार से बनाते हैं, वैसे वैसे डीसी शंट मोटर की भी जो शंट वाइंडिंग होगी उसके अंदर फेरों की संख्या हम ज़्यादा रखेंगे और इसको भी हम कौन से तार से बनाएंगे, पतले तार से ही बनाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि डीसी शंट मोटर और डीसी शंट जनरेटर है उनकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, आपकी समान होती है। तो इसकी जो संरचना होगी डीसी शंट मोटर की वो डीसी शंट जनरेटर के ही क्या होगी, आपकी समान। तो पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं अपन। तो डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग, इसको हम कोष्टक में शंट वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ये हमने जनरेटर के अंदर पढ़ लिया था। दूसरा क्या होता है, ये जो शंट वाइंडिंग, इसमें शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, आपका उच्च होता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो इसके अंदर इसको बनाने के लिए अपन कौन से तार काम में लेंगे, पतला तार काम में लेंगे। उसका कारण मैंने आपको डीसी शंट जनरेटर के अंदर बता दिया था, उसको बार बार की में रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके अगर आपने डीसी शंट जनरेटर का आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस मोटर को पढ़ने से पहले आप डीसी शंट जनरेटर का वीडियो जरूर देखें, तभी ये मोटर आपके अच्छे से समझ में आने वाली है। अब आगे आती है कि जो शंट वाइंडिंग होती है, इसमें शंट वाइंडिंग को पतले तार व ज्यादा फेरों वाली बनाई जाती है। ये तो इसकी बेसिक संरचना की बात होगी कि डीसी शंट मोटर के अंदर जो शंट वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसकी जो शंट वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी जो शंट वाइंडिंग है इसको हम बनाते हैं पतले तार से और इसके अंदर जो फेरों की संख्या है वो हम क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। तो ये तो होगी इसकी वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये है डीसी शंट मोटर का डायग्राम। देखिए, जनरेटर के अंदर तो यहां पर विद्युत वाहक बल पैदा होता है और उस विद्युत वाहक बल को हम लोड को देते हैं, लेकिन मोटर को अपन क्या करते हैं, इनपुट में वैद्युतिक सप्लाई देते हैं और उस वैद्युतिक सप्लाई के बदले में हमको यहाँ पर आर्मेचर से या शाफ्ट से क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो आपकी
आर्मेचर वाइंडिंग है और ये है आपकी शंट वाइंडिंग। ये तो कौन सी वाइंडिंग है आपकी, ये तो है शंट वाइंडिंग है। शंट वाइंडिंग यानी कि इसी को अपन क्या बोलेंगे, फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। और ये जो है वो है कौन सी आपकी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो हमने देखा था डीसी शंट मोटर के अंदर शंट वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब क्या करेंगे, इस डीसी मोटर को यहां से हम इनपुट सप्लाई देंगे। यहां से क्या देंगे, इसको इनपुट सप्लाई, माने मैंने इसको V वोल्ट की इनपुट सप्लाई देता है। जैसे ही इनपुट सप्लाई देंगे तो इस वोल्टेज के कारण इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी, उसको हम लिखेंगे IL से। इस वोल्टेज के कारण इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको लिखा हमने किससे, IL से। अब ये जो IL धारा है यहां पर आते ही कितने रास्तों के अंदर डिवाइड हो जाएगी, 2 रास्तों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एक धारा तो इसमें जाएगी, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके कारण इसमें जाने वाली धारा को हम लिखेंगे IA से। IA क्या है, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा। ये आपकी शंट वाइंडिंग है, तो इस शंट वाइंडिंग के अंदर जो धारा जाएगी उसको लिखेंगे अपन ISH से। किससे लिखेंगे हम, ISH से। SH का मतलब क्या हो गया आपका शंट, तो ISH क्या हो गया आपकी शंट वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा। इतना समझ में आ गया। मान लेते हैं ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध कितना है, RA है। ये जो शंट वाइंडिंग है इस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, RSH। जब इस वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इस वाइंडिंग के अंदर एक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। और जब इस वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में इस धारावाही चालक पदार्थ को रखेंगे तो इस धारावाही चालक पदार्थ के अंदर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, या फिर इस धारावाही चालक पदार्थ के ऊपर क्या लगेगा, एक घुमाव बल लगेगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पदार्थ पर क्या लगता है, एक घुमाव बल लगता है, और जिसके कारण वो धारावाही चालक पदार्थ क्या होने लग जाता है, आपका घूमने लग जाता है। तो इस शंट वाइंडिंग में धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होने से इस शंट वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स आया, उसको लिखा अपन ने φSH से। इस शंट वाइंडिंग के फ्लक्स में इस धारावाही आर्मेचर वाइंडिंग को जब अपन रखेंगे तो इस धारावाही आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर क्या लगेगा, एक घुमाव बल लगेगा, और उस घुमाव बल के कारण ये आर्मेचर क्या होने लग जाएगा, आपका घूमने लग जाएगा। अब जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब आर्मेचर किसके अंदर घूम रहा है, इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर घूम रहा है। और हमने देखा था जनरेटर के अंदर जब कोई चालक पदार्थ किसी चुंबकीय फ्लक्स के अंदर क्या करता है, गति करता है, और उस चालक पदार्थ के कारण उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस चालक पदार्थ के अंदर क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो जब ये आर्मेचर आपका इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर घूमेगा तो ये इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, और जब ये शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो इस आर्मेचर के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल को अपन किससे लिखेंगे, EB से। यहाँ पर हम इसको किसके नाम से जानते हैं, बैक EMF या फिर पश्च विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। अब यह बैक EMF या पश्च विद्युत वाहक बल कब आया, जब आपका आर्मेचर क्या हुआ, घूमा। अगर आपसे पूछे कि मोटर की स्टार्टिंग अवस्था के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल या फिर बैक EMF या फिर EB का मान कितना होता है, तो स्टार्टिंग अवस्था में मोटर का आर्मेचर बिल्कुल घूर्णन गति नहीं करता है, और जब आर्मेचर घूमेगा नहीं तो इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो यहां पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं आएगा। विद्युत वाहक बल कब आएगा, जब आपका मोटर का आर्मेचर क्या होगा, आपका घूमेगा। तो इतना समझ में आया कि यहां से मैंने जैसे ही इस मोटर को V वोल्टेज की सप्लाई दी तो इस V वोल्टेज के कारण आर्मेचर के अंदर धारा प्रवाहित हुई IA, और शंट वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हुई ISH। इस शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISH के कारण इस शंट वाइंडिंग के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स आया φSH। जब इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में इस आर्मेचर वाइंडिंग को रखेंगे
तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर एक घुमाव बल लगेगा और उस घुमाव बल के कारण आपकी आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। मतलब आपकी आर्मेचर वाइंडिंग किसके ऊपर लगी हुई है, आर्मेचर के ऊपर लगी हुई है, मतलब आपकी मोटर का आर्मेचर क्या होने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। अब जैसे ये मोटर का आर्मेचर घूमेगा तो ये मोटर का आर्मेचर क्या करेगा, इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा और जैसे ही शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल आ जाता है और उस विद्युत वाहक बल को हम मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल, पश्च विद्युत वाहक बल, तीनों एक ही चीज है। तो यहां पर क्या आ गया, अब एक ईबी आ गया। तो ये क्या है, आपकी डीसी शंट मोटर की क्या है, कार्य प्रणाली है। क्या है, कार्य प्रणाली। अगर आपसे पूछे कि डीसी शंट मोटर किस प्रकार से काम करती है तो इसकी कार्य प्रणाली मैंने आपको समझा दी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर से कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि डीसी शंट मोटर के अंदर जो लोड धारा आईएल है, इसका मान आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और शंट फील्ड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लिखेंगे शंट मोटर के अंदर क्या होगा, आई एल बराबर होगा क्या, आई ए प्लस क्या होगा आपका, आई एस एच होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IL बराबर क्या होगा, IA प्लस IHS। देखिए यहां से IL करंट आ रही है, यहां पर जाते ये दो रास्तों के अंदर डिवाइड हो गई ना। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों का मान इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दो यहां पर। ये आपका संधि बिंदु हो गया। इस बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा या नहीं होगा। आने वाली धारा कौन है, यहां पर IL है। कौन है, IL। और जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है, IA और कौन सी है, ISH। तो जाने वाली धाराओं को एक तरफ जोड़ दो, आने वाली धाराओं को एक तरफ जोड़ दो। तो ये किरचॉफ के नियम से भी अपन समझ सकते हैं कि यहां पर IL का मान IA प्लस ISH के क्या होगा, आपका बराबर होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है, ये जो इनपुट वोल्टेज V है, इस इनपुट वोल्टेज V का मान क्या रहता है, आपका निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब क्या है, अगर मैंने एक बार इस डीसी शंट मोटर को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ दिया तो जब तक ये मोटर चलेगी उसके वोल्टेज का मान हमेशा कितना रहेगा, 200 वोल्ट ही रहेगा। अरे जिसे अपन घरों के अंदर अपनी मोटर चलाते हैं तो उसको एक बार सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं तो उसको दिए जाने वाला वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। उस वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे कि वैसे इस शंट मोटर को दिया जाने वाला जो वोल्टेज V है उसका मान क्या रहता है, आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरा, डीसी शंट मोटर के अंदर ये जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा ये भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। एक बार मैंने अगर वाइंडिंग बना दी तो उसका प्रतिरोध हमेशा उतना ही रहेगा जब तक उस वाइंडिंग की जगह अपन कोई दूसरे वाइंडिंग स्थापित ना कर दे। अब देखिए मेरे को इस शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है, ISH का। किसका मान निकालना है, ISH। और हम जानते हैं ओम के नियम से, अगर आपको याद हो तो I बराबर क्या होता है, आपका V/R। यदि किसी चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है तो उस चालक पदार्थ के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर, उस चालक पदार्थ के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर में उस चालक पदार्थ के प्रतिरोध का हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो उस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान आ जाएगा। अब मेरे को इस शंट वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा ISH का मान निकालना है। तो इस शंट वाइंडिंग के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर, इस शंट वाइंडिंग के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर में इस शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मैं क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। तो इस शंट वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा आएगी या नहीं आएगी। अब देखिए इस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध तो कितना है, RSH है। कितना है, RSH। लेकिन इस शंट वाइंडिंग का अभी हमको वोल्टेज पता नहीं है। लेकिन हम देखिए ये जो शंट वाइंडिंग है इस आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में लगी हुई है, समांतर क्रम में लगी हुई है। और इस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ साथ ये सप्लाई स्रोत है, इसके भी समांतर क्रम में लगी हुई है। जितना वोल्टेज इस सप्लाई का स्रोत का होगा उतना का उतना ही वोल्टेज इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर होगा या नहीं होगा। और समांतर क्रम में हमने देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन जब हमने समझा था तो उसके अंदर देखा था कि श्रेणी क्रम के अंदर तो धारा का मान समान होता है,
श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तो किसका मान समान होता है, विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, सभी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। अब ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों कौन से क्रम में लगी हुई है, समांतर क्रम में लगी हुई है। तो जितना वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर होगा उतना का उतना वोल्टेज ही शंट वाइंडिंग के सिरों पर होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग कौन से क्रम में जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V, तो इस शंट वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज भी कितना हो जाएगा आपका, V ही होगा। कितना होगा, V। तो मेरे को निकालना है शंट वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। क्या निकालनी है, शंट वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। शंट वाइंडिंग में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, ISH बराबर हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा, RSH। यानी कि शंट वाइंडिंग के सिरों पर जो वोल्टेज है उसके अंदर शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मैंने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आ गई। ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका, शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर देखिए V का मान कांस्टेंट है, V का मान क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि डीसी मोटर को जो अपन इनपुट में सप्लाई देते हैं उसका वोल्टेज हमेशा क्या रहता है आपका, समान है। तो इस फॉर्मूले के अंदर V का मान कांस्टेंट है, V का मान निश्चित है, इस V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ के साथ में इस RSH का मान भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। RSH मतलब शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध भी आपका क्या है, निश्चित है। जब तक यहां पर कोई नई वाइंडिंग नहीं लगाएंगे तब तक इस RSH के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब V का मान भी निश्चित है, R का मान भी निश्चित है, तो बताइए ISH का मान भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? जब वोल्टेज और प्रतिरोध दोनों का मान निश्चित हो गया, तो दोनों का मान निश्चित है, तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, हमेशा निश्चित होगा। तो डीसी शंट मोटर के अंदर आपको याद रखना है, डीसी शंट मोटर के अंदर ये जो शंट वाइंडिंग है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा ISH का मान क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ISH का मान क्या होता है आपका, निश्चित होता है। तो डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है, ISH का मान क्या होता है आपका, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। अब देखिए ISH का मान निश्चित है, तो ISH के कारण ही शंट वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। जब ISH का मान निश्चित हो गया तो शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा आपका, निश्चित होगा। अब ISH का मान निश्चित, तो ISH के कारण ही क्या आता है आपका, phi-SH आता है। तो इस phi-SH का मान भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज और प्रतिरोध का मान निश्चित होने के कारण उसकी शंट वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निश्चित होता है। और जब शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निश्चित होगा तो इस शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा आपका, निश्चित होगा। इस चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, निश्चित होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि डीसी शंट मोटर है वो एक क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है या फिर नियत फ्लक्स वाली मोटर है। डीसी शंट मोटर क्या होती है, एक नियत फ्लक्स वाली मोटर होती है। क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मोटर है वो नियत फ्लक्स वाली मोटर है। ऑप्शन मिलेगा आपको, सीरीज मोटर मिल जाएगा, शंट मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, शंट मोटर। क्योंकि शंट मोटर के अंदर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निश्चित होता है। और जब फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निश्चित होगा तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी निश्चित होगा। इस कारण डीसी शंट मोटर को अपन नियत फ्लक्स वाली मोटर भी बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, क्या, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स का मान, या फिर ऐसे लिख लो, डीसी शंट मोटर एक नियत फ्लक्स वाली, एक नियत फ्लक्स, यानी कि इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको अपन कांस्टेंट फ्लक्स, नियत फ्लक्स वाली मोटर है। नियत फ्लक्स वाली मोटर है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। डीसी शंट मोटर क्या है, एक नियत फ्लक्स वाली मोटर है, अर्थात डीसी शंट मोटर के अंदर फ्लक्स का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इतना क्लियर हो गया। अभी मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस बताए। पहला क्वेश्चन तो शंट मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, शंट मोटर क्या होती है, उस शंट मोटर की शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। तीसरा, डीसी शंट मोटर के अंदर जो शंट वाइंडिंग है उसको अपन पतले तार और ज्यादा फेरों वाली बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है, डीसी शंट मोटर के अंदर आई एल बराबर होता है आई ए प्लस क्या होता है, आई एस एच होता है। और अगला जो क्वेश्चन बनता है कि डीसी शंट मोटर की जो शंट वाली वाइंडिंग है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। और जब डीसी शंट मोटर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निश्चित होगा तो इस शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, निश्चित होगा। इस कारण डीसी शंट मोटर को अपन एक नियत फ्लक्स वाली मोटर भी कहते हैं। इतना क्वेश्चन आपका क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं, इनको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है, आई एल बराबर होता है क्या, आई ए प्लस क्या होता है आपका, आई एस एच होता है। एक तो अपन ने ये देखा। दूसरा क्या देखा अपन ने, डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है, ये जो फाई एस एच है इसका मान क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब नियत रहता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए डीसी शंट मोटर के अंदर टॉर्क, देखिए डीसी शंट मोटर के अंदर, शंट मोटर में टॉर्क, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क टी बराबर अपन ने देखा था के इंटू फाइव इंटू क्या होता है, आई ए होता है। चाहे डीसी सीरीज मोटर हो, चाहे शंट मोटर हो, चाहे कंपाउंड मोटर हो, तीनों के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला एक ही रहेगा, टी बराबर के इंटू फाइव इंटू आई ए। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, फाई क्या है, जो भी आपका चुंबकीय फ्लक्स है, आई ए क्या है, आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। हमने देखा था डीसी शंट मोटर का टॉर्क केवल 2 ही राशियों पर डिपेंड करता है, एक तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाली चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। हमने देखा था डीसी सीरीज मोटर के अंदर स्टार्टिंग समय में ये जो फाई है इसका मान आई ए के समानुपाती होता है। इस कारण डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग समय में चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पूर्व जो टॉर्क होता है वो टी समानुपाती आई ए स्क्वायर होता है। लेकिन जब फील्ड वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर पहुंच जाती है तो डीसी शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो केवल आई ए करंट के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। क्योंकि जैसे ही वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था के अंदर पहुंचेगी तो उसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, आपका निश्चित हो जाएगा। लेकिन हमने अभी देखा था, हम बात कर रहे हैं अपन शंट मोटर की, तो शंट मोटर के अंदर टॉर्क टी बराबर के इंटू फाइव इंटू आई ए होता है। अब देखिए शंट मोटर के अंदर क्या होता है, इस फाई का मान क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो शंट मोटर के अंदर टॉर्क के अंदर ये जो फाई है, इस फाई का मान क्या है, आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। फाई का मान कांस्टेंट है तो ये टॉर्क इस फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फाई का मान वेरी नहीं कर रहा है, फाई के मान में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो जब फाई के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा था, टॉर्क का मान भी इस फाई के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो डीसी शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो डायरेक्ट आर्मेचर करंट के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है, यानी कि टी समानुपाती क्या होता है, आपका आई ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीसी शंट मोटर के अंदर टॉर्क क्या होता है, तो डीसी शंट मोटर के अंदर टॉर्क का मान आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख देता हूं मैं इसको, डीसी शंट मोटर में टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है।
इतना याद रहेगा। डीसी शंट मोटर के अंदर टॉर्क का मान आर्मेचर की धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि टी समानुपाती क्या होता है, आईए होता है। लेकिन सीरीज मोटर के अंदर क्या देखा था, इस टी का मान आईए स्क्वायर के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको अगर समानुपाती है तो अगर मैं आर्मेचर की करंट का मान बढ़ाऊंगा तो इस टॉर्क का मान भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के अनुसार दूसरी वस्तु के मान में भी उतना ही परिवर्तन हो जाता है। अगर ये राशि बढ़ेगी तो ये राशि भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। अगर ये राशि घटती है तो ये राशि भी क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। तो डीसी शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है इसका मान आर्मेचर धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। इतना क्लियर। आगे बात करते हैं, ये जो डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर के अंदर यदि अपन घूर्णन गति की बात करें तो डीसी शंट मोटर की जो गति है, शंट मोटर की जो गति है, और तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था, एन बराबर क्या होता है, ईबी बटे क्या होता है, के इंटू फाइव होता है। डीसी शंट मोटर के अंदर घूर्णन गति का सूत्र होता है एन बराबर ईबी बटे के इंटू फाइव। आपको 2 या 3 फॉर्मूले हैं शंट मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर, वो याद रखने पड़ेंगे। एक तो डीसी मोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि सभी मोटरों के अंदर यही फॉर्मूला काम आएगा। दूसरा, डीसी शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क है इसका फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। तीसरा, डीसी शंट मोटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज V है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कम से कम ये 3 और एक आपको बैक ईएमएफ, इसका 4। शंट मोटर के अंदर केवल 4 ही फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले आपको 100% याद होने चाहिए। तो शंट मोटर के अंदर आपको ये 4 फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको शंट मोटर समझ में आने वाली है, नहीं तो ये मोटरें आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इन्हीं 4 फॉर्मूले के ऊपर आपकी सारी की सारी मोटरों की कार्यप्रणाली, आपकी सारी मोटरों के क्वेश्चंस, सारी मोटरों की कार्यप्रणाली इन्हीं 4 फॉर्मूलों के आसपास घूमती है। तो देखिए, शंट मोटर के अंदर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ईबी बटे क्या होता है, के इंटू फाइव होता है। लेकिन अगर शंट मोटर की बात करें, कौन सी मोटर की बात करें, हम शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर के अंदर जो फाई है, इस फाई का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। इस फाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब शंट मोटर के अंदर फाई का मान कांस्टेंट हो गया तो शंट मोटर की घूर्णन गति तो इस फाई पर निर्भर ही नहीं करेगी। तो शंट मोटर के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो केवल विरोधी विद्युत वाहक बल के ऊपर ही डिपेंड करेगी। शंट मोटर की घूर्णन गति केवल किसके ऊपर निर्भर करेगी, ईबी के ऊपर निर्भर करेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो किसके समानुपाती होती है, तो शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो बैक ईएमएफ या फिर पश्च विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। और शंट मोटर की घूर्णन गति का मान केवल पश्च विद्युत वाहक बल पर ही निर्भर करता है। अब अगर ईबी के मान में परिवर्तन होगा तो ही इस शंट मोटर की स्पीड में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दूसरा आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि शंट मोटर के अंदर जो घूर्णन गति एन है वो किसके समानुपाती होती है, बैक ईएमएफ के अंदर। शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क है इसका मान आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दोनों आपको ये फॉर्मूले याद रखने शंट मोटर के लिए। शंट मोटर के अंदर टी का मान आईए के समानुपाती होता है। शंट मोटर के अंदर आर्मेचर की जो घूर्णन गति है वो विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों की कंडीशन में फाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट है। क्योंकि शंट मोटर क्या होती है, एक नियत फ्लक्स वाली मोटर है, और जब नियत फ्लक्स वाली मोटर है तो यहां से फ्लक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो टॉर्क का मान केवल आर्मेचर धारा पर निर्भर करेगा। वैसे शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो केवल विरोधी विद्युत वाहक बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। इसको भी मैं लिख देता हूं, शंट मोटर की घूर्णन गति, शंट मोटर की घूर्णन गति पश्च विद्युत वाहक बल यानी कि ईबी, पश्च विद्युत वाहक बल ईबी के समानुपाती होती है। के समानुपाती होती है। इतना क्लियर। तो अब आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने, एक तो टी समानुपाती आईए और एक याद रखना है एन समानुपाती ईबी, और सारा चीज आपको मिटा देते हैं। अब देखिए, कुछ कंडीशंस है जिनके ऊपर से इसे शंट मोटर के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले वो कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है जो जिनसे हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है।
देखिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपकी शंट मोटर के अंदर, जिनको मैं नोट लगा के आपको लिखवा देता हूं। पहला क्वेश्चंस क्या बनता है, माना आपकी जो शंट मोटर है वो नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है। शंट मोटर क्या कर रही है, नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है। अब यदि अपन क्या करें, इस शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दें। क्या शंट मोटर आपकी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही थी, उसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में मैं यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ दूं। इस शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दूं तो इस शंट वाइंडिंग की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है। देखिए क्या है, यदि माना शंट मोटर अपनी सामान्य गति पर घूर्णन कर रही है। डायरेक्ट लिख लो, माना बता दो। शंट मोटर क्या हो रही है, शंट मोटर अपनी सामान्य गति पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अब क्या होगा, अब यदि इसके शंट क्षेत्र बोल लो, फील्ड वाइंडिंग बोल लो, शंट वाइंडिंग बोल लो, एक ही बात है। अब इसके शंट क्षेत्र के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजित करने पर इसकी घूर्णन गति क्या हो जाएगी आपकी, इसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। क्या लिखा मैंने, शंट मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर रोटेट कर रही थी, शंट मोटर है अपनी सामान्य स्पीड पर क्या कर रही है, घूम रही है। अब हम क्या करते हैं, इस शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध जोड़ दे तो इससे मोटर की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन मिलेगा आपको, मोटर की घूर्णन गति घटेगी, मोटर की घूर्णन गति बढ़ेगी, मोटर की घूर्णन गति थोड़ी बहुत घट जाएगी, या फिर मोटर की घूर्णन गति बिल्कुल, मोटर पूरी तरह से क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी। तो मैंने देखिए क्या होगा, जब शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध जोड़ेंगे तो प्रतिरोध जोड़ने से क्या होगा, इस सर्किट का प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले तो केवल RSH ही प्रतिरोध था, लेकिन हमने एक प्रतिरोध और जोड़ दिया, और जब इस शंट वाइंडिंग और इस रास्ते की इस पूरी ब्रांच का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जब अपन प्रतिरोध जोड़ेंगे, R प्रतिरोध जोड़ दिया, तो पहले शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना था, RSS था। अब उसमें अपन ने एक प्रतिरोध R और जोड़ दिया तो इस शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो उस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को बहने से रोकता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि धारा का मान घट गया तो धारा का मान घटने से इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स था उसका मान क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, φSH का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब φSH का मान घट जाएगा तो हम जानते हैं n समानुपाती क्या होता है, EB बटे क्या होता है आपका, फाई होता है। और जब फाई का मान घट गया तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, मतलब n का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाता है। तो जब मोटर अपनी सामान्य स्पीड पर काम कर रही है, उस कंडीशन में यदि शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यदि हम प्रतिरोध जोड़ दें तो उस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आता है शंट वाइंडिंग के ऊपर ही पूछते हैं। यदि इस शंट वाइंडिंग के अंदर, इस शंट वाइंडिंग के एक्साइटेशन को हम यदि क्या कर दें, बढ़ा दें। यदि शंट वाइंडिंग के एक्साइटेशन मतलब इसके उत्तेजन को बढ़ा दे, उत्तेजन मतलब इसके अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान को हम क्या कर दें, यदि बढ़ा दें, तो शंट मोटर के टॉर्क और इसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इस शंट वाइंडिंग के अंदर एक्साइटेशन को बढ़ाने से इस शंट मोटर के टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दूसरा है, शंट मोटर
शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में उत्तेजन एक्साइटेशन, उत्तेजन बढ़ाने पर टॉर्क का मान क्या होता है, बढ़ता है, परंतु शक्ति क्या रहती है आपकी, निश्चित रहती है। दूसरी लाइन ये मैंने क्या लिखा, शंट मोटर के अंदर यदि फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे, उत्तेजन को बढ़ाएंगे, तो इससे टॉर्क का मान तो बढ़ेगा, मोटर के अंदर टॉर्क का मान तो बढ़ेगा, लेकिन मोटर की जो शक्ति है वो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। मोटर की शक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए समझते हैं कैसे। मैंने बोला शंट वाइंडिंग के अंदर अपन फाई एसएच का मान बढ़ा रहे हैं, एक्साइटेशन का मतलब बढ़ाना है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना, वही क्या कहलाता है आपका, एक्साइटेशन कहलाता है, उत्तेजन कहलाता है। जब मैंने फाई एसएच का मान बढ़ाया तो देखिए टॉर्क से समझते हैं पहले, टी समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, आइए होता है। अगर फाई एसएच मतलब फाई का मान बढ़ रहा है, अगर इस फाई का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो शंट मोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग है, यदि इसके अंदर अपन एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो शंट मोटर के अंदर टॉर्क का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन का मान बढ़ाने पर इसके अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। क्वेश्चंस पूछा गया है, ध्यान रख लेना। परंतु शक्ति का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। अब देखिए शक्ति मतलब यहां पर पैदा होने वाली यांत्रिक शक्ति, और मैंने आपको बताया था इस आर्मेचर में स्टार्टिंग समय में आर्मेचर के अंदर जो यांत्रिक शक्ति पैदा होती है उसका मान क्या होता है, इस आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले विरोधी विद्युत वाहक बल और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है आपका, समानुपाती होता है। तो आर्मेचर के अंदर शक्ति पी ए बराबर क्या होता है, ई बी इंटू क्या होता है, आई ए होता है। ये क्या है, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का फॉर्मूला है। आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति पी ए बराबर होता है ई बी इंटू आई ए। अब बताओ इस आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का मान क्या इस फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? इस फॉर्मूले में आपको कहीं फाई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति केवल पश्च विद्युत वाहक बल और आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन्हीं ही चीजों पर निर्भर करती है। यहां पर आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली जो शक्ति है इस फाई पर निर्भर नहीं करती है। तो चाहे फाई का मान आप घटाओ या बढ़ाओ, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का इस फाई से कोई लेना देना नहीं है। फाई का मान घटने या बढ़ने से इस शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाई का मान केवल किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? टॉर्क के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अगर फाई का मान बढ़ता है तो टॉर्क का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका मोटर के अंदर ये पूछा जाता है कि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में यदि एक्साइटेशन को बढ़ा दे तो टॉर्क का मान तो बढ़ता है, लेकिन शक्ति का मान क्या रहता है आपका? निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन और आता है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे घुमा फिरा के पूछते हैं यहां से एग्जाम्स के अंदर। हालांकि ये सब चीजें वही है जो हमने पीछे पढ़ी हुई है। मैंने बताया ना डीसी मोटर के अंदर सिर्फ आपको 4 फॉर्मूले याद रखने। अगर आपको 4 फॉर्मूले याद है और आपको पता है कि किस मोटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो चाहे क्वेश्चंस को कैसे ही घुमा दे एग्जामिनर, आप उस क्वेश्चंस को जरूर कर लोगे। तो ये क्वेश्चंस इसी प्रकार से तो घूम के आते हैं, और जब इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने जब समझे नहीं होते हैं तो जब एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो फिर हमको लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, सारा का सारा हमारे सिलेबस में से आता है। थोड़ी सी हमको समझने की बात है, वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा देता है, फिर हमारा सारा कंफ्यूज क्या हो जाता है, हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन रटे रटाए होते हैं। मैं चाहता तो आपको सिर्फ डायरेक्ट ये भी लिखे देता कि सामान्य गति पर गुणन गति ये है, तो शंट मोटर के अंदर यदि प्रतिरोध लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डायरेक्ट मैं आपको ये क्वेश्चंस लिखा एक लाइन के अंदर लिखवा देता, आप उसको रट लेते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रटने से सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते। लेकिन आप समझ पा रहे हो कि इसका मान कम होने से ये कम हो रहा है, या फिर फाई का मान किन किन चीजों पर इफेक्ट कर रहा है, आर्मेचर धारा का मान किन किन चीजों पर इफेक्ट कर रहा है। अगर ये सारी क्वेश्चंस आपसे, ये सारे फंडे आपके क्लियर हो गए ना, तो चाहे फिर मोटर के अंदर से कोई सा भी क्वेश्चंस किसी प्रकार से घुमा के दे दे, आप 100% उसको सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चंस हाँ रटना तो पड़ेगा, देखो याद तो करना पड़ेगा,
लेकिन एक तो अपन उस चीज को समझ के और उस फंडे को, कंसेप्ट को क्लियर करके अपन उसको रट रहे हैं, तो वो चीज अपने लंबे टाइम तक क्या रहेगी, आपको याद रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता हूँ। नहीं तो लिखवाने को क्या है, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस बनते हैं, 10 क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट सिंगल लाइन के अंदर लिखवा देता आपका। वो तो एग्जाम्स के अंदर तो डायरेक्ट ये, मैं अगर 10 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं तो उसमें से 8 क्वेश्चंस तो मिलने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर। लेकिन वो 2 क्वेश्चंस की बात हो रही है, देखो कंपटीशन है, वो 2 क्वेश्चंस के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि 8 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा जो सीधा सीधा। अब ये तो सब किताब के अंदर भी लिखा हुआ है भाई, डीसी शंट मोटर है, उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा और इस फील्ड वाइंडिंग को पतले तार से बनाएंगे, ज्यादा फेरो वाली बनाएंगे। ये शंट मोटर है जो नियत फ्लक्स वाली मोटर होती है, इस शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो निश्चित होती है। ये सारे क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे आपको घुमा फिरा के दे देगा जो सिर्फ आपको रटने से याद नहीं होगा, वो सिर्फ आपके ये फॉर्मूले क्लियर होने से ही वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसलिए मेरा आपको कहना है कि जो आपको मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि सर है ना, कौन सी चीज बढ़ाने से किस चीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैं वो चीज आपकी क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कारण मैं 1-1, 1.5 घंटे के अंदर सिर्फ एक मोटर ही पढ़ा पाता हूं, नहीं तो 1.5 घंटे के अंदर तो मैं 3 मोटरें कंप्लीट करवा दूं, तो वो मेरा टारगेट नहीं है। देखो मैं यहां पर कोई आपको, ना तो मेरे को सिलेबस कराने की जल्दी है, क्योंकि ना मेरे को सिलेबस कराने से कोई पैसा मिलने वाला है, और ना मेरे को यह है कि भाई मैंने आपका सिलेबस नहीं करवाया तो मेरे ऊपर कोई आपका वो है। ये तो सिर्फ मैं आपको, मेरी मर्जी से मैं आपको बना के डाल देता हूं। तो मेरा टारगेट सिर्फ ये सिलेबस कराना मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है आपको अच्छे से समझा कर पढ़ाना, क्योंकि मैंने है ना जितने भी अपने राजस्थान के अंदर चल रहे हैं ना पेड कोर्स वाले जो चला रखे हैं, उन सबकी क्लासेस देखी हुई है। कुछ नहीं पढ़ाते, सीधा सीधा 4 लाइन लिखवाएंगे मोटर के अंदर और आपकी मोटर कंप्लीट। आपकी मोटर कंप्लीट है, 5 लाइनें लिखवा के आपकी मोटर कंप्लीट है, शंट मोटर कंप्लीट होगी। अब चाहे उनको तो सिर्फ सीधी सी बात है, उनको तो सिर्फ आपका उनका सिलेबस कंप्लीट कराना है, चाहे एग्जाम्स के अंदर आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। उनको तो फीस लेनी थी जो ले ली, और उस फीस के बदले उनको सिलेबस कंप्लीट कराना है, वो कैसे भी करवाना है, सीधी सी बात है। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाना है, आपको बिल्कुल बारीकी से बताना है कि इस कारण की वजह से ये हो रहा है। कारण पता होना चाहिए। जब कारण, जिस चीज का यदि आपको कारण पता चल गया तो वो चीज आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे इस चीज को, है ना। तो ठीक है, इतना हो गया आपका। तो 2 चीजें क्लियर हुई कि डीसी शंट मोटर की यदि फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन को बढ़ा दिया तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, परंतु शक्ति का मान क्या रहेगा, आपका निश्चित रहेगा। अब मैंने समझा दिया कैसे आपका निश्चित रहता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपकी जो डीसी शंट मोटर है वो फुल लोड पर काम कर रही है। क्या डीसी शंट मोटर आपकी फुल लोड पर काम कर रही है, लेकिन यदि अब इस मोटर की फुल लोड पर काम कर रही थी, उसी टाइम रनिंग टाइम में क्या हो जाती है, ये फील्ड वाइंडिंग यहां से क्या हो जाती है, आपकी खुल जाती है। फील्ड वाइंडिंग यहां से क्या हो जाएगी, आपकी खुल जाएगी। फील्ड वाइंडिंग यहां से खुल गई, या फिर बोल लो फील्ड वाइंडिंग यहां से टूट गई, या फिर फील्ड वाइंडिंग को अपने सर्किट में से हटा दिया, तो इस मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन। ये आपकी शंट मोटर है, वो फुल लोड पर काम कर रही थी, जितना इसकी कैपेसिटी है उतने लोड पर ये काम कर रही है। अब इस काम करते समय रनिंग टाइम में इसकी शंट वाइंडिंग यहां से क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, या फिर शंट वाइंडिंग यहां से काट देते हैं, या फिर शंट वाइंडिंग को अपन सर्किट में से हटा देते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो इस शंट मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, शंट मोटर, इसको ऐसे लिख लो, एक डीसी शंट मोटर, एक डीसी शंट मोटर अपने फुल लोड पर, अपने फुल लोड पर घूर्णन कर रही है। फुल लोड पर क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, फुल लोड पर घूर्णन कर रही है। अब यदि, आपको छोड़ो लेकिन लिख लो, लेकिन यदि इस अवस्था में, इस अवस्था में शंट वाइंडिंग के खुलने पर लिख लो, चाहे टूटने पर
मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शंट मोटर अपने फुल लोड पर रोटेट कर रही थी। अब फुल लोड पर जब रोटेट कर रही थी उस अवस्था के अंदर क्या होता है, शंट वाइंडिंग की ये शंट वाइंडिंग क्या हो जाती है आपकी, खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो शंट वाइंडिंग खुलने या ओपन होने से इस मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रनिंग अवस्था में जब शंट मोटर अपने फुल लोड पर काम कर रही है और उस कंडीशन में ये शंट वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो शंट वाइंडिंग पर दो इफेक्ट पड़ते हैं। कितने प्रभाव पड़ते हैं शंट वाइंडिंग पर, दो प्रभाव पड़ते हैं। अपन उनको समझ लेते हैं कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो रनिंग अवस्था के अंदर शंट वाइंडिंग के खुलने से शंट मोटर पर कितने प्रभाव पड़ते हैं आपके, दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला तो प्रभाव क्या हो जाएगा, शंट मोटर की घूर्णन गति, शंट मोटर की घूर्णन गति, शंट मोटर की घूर्णन गति असामान्य रूप से क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। यानी कि शंट मोटर क्या होगी, बहुत तेज स्पीड के साथ क्या करेगी आपकी, रोटेट करेगी, बहुत तेजी से रोटेट करेगी। अब उसका कारण समझ लो क्या होगी, शंट मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब ये शंट मोटर अपने फुल लोड पर काम कर रही है और उस कंडीशन में इसकी शंट वाइंडिंग क्या हो जाती है आपकी, ओपन हो जाती है। तो शंट मोटर अपनी जो क्या होगी, शंट मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। अब देखिए मोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला होता है एन समानुपाती क्या होता है, ईबी बटे क्या होता है आपका, फाई होता है नहीं होता। अब मैंने बोला शंट वाइंडिंग ओपन सर्किट हो गई। जब शंट वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाएगी तो इस शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISH का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब यहां से वाइंडिंग ओपन सर्किट होगी तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। और जब इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स φSH का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस फाई का मान कितना हो गया, 0। इस फाई की जगह अब यहां पर कितना रख दो आप, 0 रख दो। और 0 का जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है आपका, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। यानी कि डीसी शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो डीसी शंट मोटर की जो गति हो जाएगी, घूर्णन गति, वो असामान्य रूप से क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्योंकि शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो गया तो मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी हाई हो जाएगी। इतना क्लियर, पहली चीज क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, यदि शंट वाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओपन। तो ओपन होने से क्या होगी, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा। आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा तो ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी आपकी, जल जाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग भी क्या हो जाएगी आपकी, जल जाएगी। दूसरा क्या होगा, आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान, आर्मेचर में प्रवाहित विद्युत धारा, आर्मेचर में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी आपकी, जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अब देखिए कैसे बढ़ेगा। देखिए यहां से मान लेते पहले कितने एम्पेयर की करंट आ रही थी, मान ले 10 एम्पेयर की करंट आ रही थी। उस 10 में से जो मान लेते हैं 5 एम्पेयर की जो करंट है वो इस आर्मेचर में जा रही थी, और जो 5 एम्पेयर की करंट है वो किसके अंदर जा रही थी, शंट फील्ड के अंदर जा रही थी। दोनों के अंदर 5-5 एम्पेयर की करंट जा रही थी। या फिर इसके अंदर जाने वाली करंट को आप ज्यादा मान सकते हो, इसके अंदर जा रही है 7 एम्पेयर की करंट और इसके अंदर जा रही है कितनी, 3 एम्पेयर की करंट। क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। अब जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज्यादा बहेगी, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसके अंदर धारा क्या बहेगी, कम बहेगी। जब नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही थी आपका, यानी कि फुल लोड पर ये काम कर रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही शंट वाइंडिंग खुलेगी
तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा तो जो सारी की सारी 10 एम्पीयर की धारा थी अब वो सारी की सारी किस में से जाएगी, आर्मेचर में से जाएगी। और जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी। और जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी तो उससे आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चंस आपके डीसी शंट मोटर के अंदर बनते हैं जो आपको याद रखना है। तो यदि डीसी शंट मोटर अपने फुल लोड पर घूर्णन कर रही है, इस अवस्था के अंदर यदि शंट वाइंडिंग क्या हो जाए, आपकी खुल जाए, तो शंट मोटर पर 2 इफेक्ट पड़ते हैं। पहला तो शंट मोटर की जो घूर्णन गति है वो असामान्य रूप से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा हो जाता है जिसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी जल जाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग कब जलेगी, जब मोटर अपने फुल लोड पर काम करेगी, क्योंकि जब मोटर फुल लोड पर काम करेगी तो इस आई लोड धारा का मान क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। भाई फुल लोड पर काम कर रहा है, लोड का मान मैक्सिमम है तो इस लोड धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछा गया हुआ है, मैंने देखा था कि जब डीसी शंट मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है, फुल लोड पर काम नहीं कर रही है, कम लोड पर काम कर रही है। फुल लोड की जगह मैं यहां पर क्या लिख दूं, यदि डीसी शंट मोटर अपने डीसी शंट मोटर क्या कर रही है, आपका कम लोड पर काम कर रही है। कितने लोड पर काम कर रही है, कम लोड पर, फुल लोड नहीं है। अब बताओ जब कम लोड पर काम करेगा तो इस IL का मान भी क्या होगा, आपका कम होगा। और IL का मान कम होगा तो यदि शंट वाइंडिंग ओपन हो गई तो इस IA का मान भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां पर IL का मान कम है तो IA का मान उतना नहीं बढ़ पाता कि जिससे आर्मेचर वाइंडिंग जल जाए। तो अगर कम लोड पर काम कर रही है तो ये दूसरा वाला इफेक्ट नहीं होगा, केवल कौन सा इफेक्ट होगा, पहले वाला। अगर मोटर अपने कम लोड पर काम कर रही है तब तो आपका आंसर होगा शंट मोटर की घूर्णन गति असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर यहां पर दे दे कम लोड की जगह क्या दे दे, यदि आपका कोई यहां पर फुल लोड दे दे कि यदि डीसी शंट मोटर अपने फुल लोड पर घूर्णन कर रही है और इस अवस्था में यदि उसकी शंट वाइंडिंग को अपन ओपन कर दे तो इससे मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे मोटर की जो घूर्णन गति वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ में इसमें आर्मेचर की वाइंडिंग भी जल जाएगी, क्योंकि फुल लोड के अंदर लोड धारा का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। जब ये ज्यादा मान की धारा आर्मेचर के अंदर से प्रवाहित होगी तो आर्मेचर वाइंडिंग को ये क्या कर देगी, जला देगी। तो फुल लोड की स्थिति के अंदर तो दोनों इफेक्ट होंगे, मोटर की गति भी बढ़ेगी और आर्मेचर वाइंडिंग भी क्या होगी, आपकी जलेगी। लेकिन यदि लोड कम है, मोटर पर लोड कम है और उस कंडीशन में इसकी शंट वाइंडिंग को ओपन करेंगे तो सिर्फ मोटर की गति बढ़ेगी, उसकी आर्मेचर वाइंडिंग नहीं जलेगी, क्योंकि लोड कम होगा तो लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो आर्मेचर धारा का मान भी कम होगा, जिससे वाइंडिंग जलेगी नहीं, सिर्फ मोटर की स्पीड क्या होगी, असामान्य रूप से बढ़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर से पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को एक बार ढंग से देख लेना। मैंने क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए, डायरेक्ट ऐसे कैसे याद करना है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया जो डीसी शंट मोटर है वो क्या है, एक कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है। कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है, इस कारण डीसी शंट मोटर को अपन क्या करते हैं, एक नियत फ्लक्स वाली मोटर भी क्या किया जाता है, कहा जाता है। अब देखिए, अब डीसी शंट मोटर के अपन देख लेते हैं ग्राफ। डीसी शंट मोटर के उपयोग की बात करें तो डीसी शंट मोटर का उपयोग हम जब ग्राफ देखेंगे तो उसी के अंदर देखेंगे। अब डीसी शंट मोटर के ग्राफ देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के ग्राफ। तो मैंने देखा था, मैंने बताया था आपको सीरीज मोटर मैंने जब पढ़ाई थी तब बताया था कि डीसी मोटर के अंदर हम 3 ग्राफ पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं एन वर्सेज IA का ग्राफ, फिर पढ़ेंगे अपन T वर्सेज IA, और लास्ट में जो ग्राफ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एन वर्सेज T का। तो सबसे पहला जो ग्राफ देखते हैं अपन वो देखते हैं एन वर्सेज IA। एन का मतलब क्या है, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट का ग्राफ। यानी कि एक तरफ तो होगी आपकी आर्मेचर करंट और एक तरफ होगी आपकी स्पीड यानी कि एन, इनके बीच में हमको ग्राफ खींचना है। अब दोनों का स्पीड का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। तो डीसी शंट मोटर के अंदर अपन स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए अगर मोटर की बात करें, डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर के अंदर फॉर्मूला होता है EB/K इंटू क्या होता है 5।
अब यदि हम शंट मोटर की बात करें, केवल शंट मोटर की बात करें, तो शंट मोटर के अंदर इस फाई का मान क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है। फाई का मान क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो ये जो मोटर की घूर्णन गति है वो किसके समानुपाती होगी, केवल ईबी के समानुपाती होगी, यानी कि बैक ईएमएफ के क्या होगी समानुपाती होगी। अब देखिए इस ईबी का भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो टर्मिनल वोल्टेज ये तो है इनपुट वोल्टेज और ये है इसकी आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज। यहां से मैंने इसको वोल्टेज दिया तो कुछ वोल्टेज इस आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्टेज में ड्रॉप होगा और वोल्टेज में ड्रॉप होने के पश्चात जो वोल्टेज पैदा होगा वो कौन सा है आपका ईबी है। तो इसके अंदर जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज का मैंने समीकरण बताया था आपको। सीरीज मोटर के अंदर जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज वी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है आपका EB प्लस क्या होता है IA इंटू RA। ये जनरेटर की क्या है टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण है। क्वेश्चंस पूछा भी गया है आपसे जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, तो जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज V बराबर हो जाएगा EB प्लस IA इंटू RA। EB क्या है यहाँ पर बैक ईएमएफ है, IA इंटू RA क्या है इस आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण इसके वोल्टेज के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसको किससे लिखा IARA से, मतलब ये हानि है। इतना वोल्टेज दिया इतनी हानि हो गई और इतना बचा तो हानि में अगर बचे हुए को जोड़ देंगे तो इनपुट के बराबर हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो V बराबर क्या होता है EB प्लस IA इंटू RA होता है। अब इससे मेरे को अब अगर EB का फॉर्मूला निकालना है तो EB के साथ ये संख्या किस में जुड़ी हुई है प्लस में, और प्लस वाली संख्या को इस तरफ लाते हैं तो किस में हो जाती है माइनस में हो जाती है। तो EB बराबर हो जाएगा V माइनस क्या हो जाएगा IA इंटू RA। होगा नहीं होगा, EB बराबर क्या हो गया V माइनस IA इंटू RA। IARA इधर प्लस की है तो बराबर के इस तरफ आएगी तो इस तरफ किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो यहां पर EB की जगह हम अपन ये मान रखेंगे तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है, डीसी शंट मोटर की बात कर रहा हूं, डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति N समानुपाती हो जाएगा EB माइनस IA इंटू RA। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हमारा ग्राफ बनेगा। डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति N समानुपाती होगी EB माइनस IA इंटू RA। IA क्या है आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, RA क्या है आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, क्या है आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध। दूसरा एक क्या होता है डीसी मोटर के अंदर, ऊपर वाले मिटा देता हूं ये, एक क्या होता है डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है IL बराबर होता है क्या IA प्लस क्या होता है ISH। पढ़ा था अपन IL, यहां से जाने वाली धारा कितनी है IL है, दो रास्तों के अंदर बट गई IA और ISH के अंदर, तो IL बराबर हो जाएगा IA प्लस ISH। दूसरा देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है कम होता है, और इस शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है ज्यादा होता है, क्योंकि शंट वाइंडिंग को अपन पतली तार से बनाते हैं और ज्यादा फेरो वाला बनाते हैं, इस कारण शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्या होता है बहुत ही ज्यादा। अब बताइए जब इसके अंदर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा कम होगा। तो शंट वाइंडिंग के अंदर क्या होता है RSH का मान क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। जब RSH का मान बहुत ज्यादा होगा तो शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो ISH है उसका मान क्या हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा। इस IA की तुलना में ISH का मान क्या होता है बहुत ही कम होता है। दूसरा शंट मोटर के अंदर अपन ने पढ़ा था ISH बराबर होता है V बटे क्या होता है RSH होता है। इस V का और RSH इन दोनों का मान क्या होता है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट। तो ISH का मान भी क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, ISH का मान क्या रहता है कांस्टेंट। तो इस ISH का मान कांस्टेंट होता है। दूसरा इस ISH का मान क्या होता है बहुत ही कम होता है। अब बहुत कम होने के कारण इस समीकरण में से इस ISH को अपन क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो शंट मोटर है उसके अंदर जो लोड करंट है उसका मान लगभग आर्मेचर करंट के क्या होता है बराबर होता है। IL का मान लगभग किसके बराबर होता है IA के बराबर होता है। ISH को अपन ने समीकरण में से क्यों हटा दिया,
क्योंकि ISH का मान पहली बात तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लोड का मान घटाने या बढ़ाने से इस ISH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, क्योंकि लोड के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ISH तो इसके सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज और इसके प्रतिरोध पर डिपेंड कर रहा है। अगर प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होगा तो ISH का मान कम ज्यादा होगा, लेकिन प्रतिरोध का मान तो फिक्स है, वोल्टेज का मान भी फिक्स है, तो इस ISH का मान भी क्या होगा, फिक्स होगा। डीसी शंट मोटर पर लोड का मान कम ज्यादा करने से इस ISH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण हमने इस समीकरण को हटा दिया। तो डीसी शंट मोटर के अंदर अपन क्या मानते हैं, जो लोड करंट है उसका मान आर्मेचर करंट के लगभग बराबर होता है। पूरी तरह तो बराबर नहीं होता, लगभग क्या होता है, बराबर, क्योंकि थोड़ा बहुत करंट इसके अंदर जाता है। उस थोड़े बहुत करंट को हमने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया, नेग्लेक्ट मान लिया कि इससे इस शंट मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना समझ में आ गया। IL का मान किसके बराबर है, IA के बराबर, और N समानुपाती क्या है, EB इंटू IA इंटू RA। अब बनाते हैं अपन ग्राफ। इतना समझने के बाद अब ग्राफ आपका बन ही जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं IA का मान बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं किसका मान बढ़ाऊंगा, IA का मान बढ़ाया, मैंने इस शंट मोटर के ऊपर लोड का मान बढ़ाया, लोड का मान बढ़ाने से किसका मान बढ़ा, आपका IA का मान बढ़ा। अब देखिए, IA का मान बढ़ने से क्या होगा, इसके आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA, इसका मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। मैंने क्या किया, IA का मान को क्या किया, मैंने बढ़ाया। IA का मान बढ़ाया मतलब आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाया, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब IA इंटू RA, इसका मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और जब यहां से ये माइनस वाली संख्या बढ़ेगी तो इस पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। इस पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब ये संख्या घट गई तो इस पूरे के समानुपाती है डीसी मोटर की घूर्णन गति। जब इसका मान कम होगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति भी क्या हो जाएगी, आपकी कम होगी। क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी। किसके कारण कम हो रही है, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण पैदा हो रही है। यहां पर फाई के कारण डीसी मोटर की घूर्णन गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण इसकी घूर्णन गति में कम हो रही है। अब देखिए, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। और जब V बराबर, देखिए V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R होता है। जब R का मान कम होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो R के कारण, इस R के कारण शंट मोटर के अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन इस R का मान क्या होता है, डीसी शंट मोटर के आर्मेचर के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जब RA का मान बहुत कम होगा तो इसके कारण जो इसकी गति में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की गति घटेगी तो सही, लेकिन क्या होगी, बहुत ही कम घटती है। बहुत ही कम क्यों घटती है, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जब आर्मेचर का प्रतिरोध कम होगा तो आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है IaRa, उसके मान में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। और जब इसमें जो IaRa वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति घटेगी वो क्या होगी, बहुत ही कम घटती है। मान लेते हैं डीसी शंट मोटर की नॉर्मल स्पीड पर जो घूर्णन गति है वो ये है, नो लोड पर। कितने लोड पर है, नो लोड पर डीसी शंट मोटर की क्या है, ये घूर्णन गति है। अब मैंने जैसे ही शंट मोटर पर लोड लगाया तो लोड लगाने से आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा। आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा। और आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले जैसे वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या होगी, घटेगी। अब जैसे जैसे IA का मान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे IaRa का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब ये तो पक्का है कि डीसी शंट मोटर पर जब हम लोड का मान बढ़ा रहे हैं तो उसकी घूर्णन गति क्या हो रही है, कम हो रही है। घूर्णन गति क्या हो रही है, घट रही है। अब लेकिन क्या होता है, ये जो आर्मेचर का प्रतिरोध है इसका मान बहुत ही कम होता है, पॉइंट के अंदर 0.05 ओम के समथिंग होता है। अब इसका प्रतिरोध का मान बहुत कम है
तो इस IaRa के कारण जो हानि हो रही है उस हानि का मान भी क्या होगा, बहुत ही कम। भाई जब R का मान बहुत कम है तो IaRa के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप पैदा हो रहा है उसका मान भी तो क्या होगा, कम होगा। और जब IaRa के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है तो डीसी मोटर की घूर्णन गति में जो कमी हो रही है वो कमी क्या होगी, थोड़ी कम होती है। तो इसका जो ग्राफ होता है डीसी शंट मोटर का वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जैसे मैंने आर्मेचर करंट को बढ़ाया तो इसकी घूर्णन गति थोड़ी सी घट गई, ज्यादा नहीं घटती है, केवल थोड़ी सी घटती है। और वो थोड़ी सी कितनी घटती है, आपकी 1% से लेकर 5% के बीच तक क्या हो जाती है, डीसी मोटर की घूर्णन गति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब होनी तो इतनी चाहिए थी, नो लोड पर घूर्णन गति इतनी है, लेकिन यहां से घटकर इतनी आ गई। तो ये जो इस घूर्णन गति में कमी हुई है, ये कमी किसके कारण हुई है, Ia/Ra के कारण हुई है। आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके कारण इसके घूर्णन गति में कमी हुई है। यानी कि अब जो इसकी घूर्णन गति, ये फुल लोड की बात कर रहे हैं, तो फुल लोड पर इसकी घूर्णन गति इतनी हो गई। नो लोड पर घूर्णन गति ये थी, फुल लोड पर ये हो गई, तो यहां से घटकर इसकी घूर्णन गति इतनी आ गई। तो घूर्णन गति में कमी तो हुई, लेकिन शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है, और मोटरों की तुलना में बहुत ही कम घटती है। बहुत कम घटने के कारण लोड का मान बढ़ाने से इसकी घूर्णन गति के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मान का परिवर्तन होता है। इस कारण डीसी शंट मोटर को अपन एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर भी कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया। ग्राफ क्या होगा डीसी शंट मोटर का, कुछ ऐसा ढलान टाइप का होता है। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं ड्रूपिंग प्रकृति का। कौन सा बोलेंगे इसको, ड्रूपिंग प्रकृति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीसी शंट मोटर के अंदर स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच का जो ग्राफ होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो डीसी शंट मोटर के अंदर स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। कौन सी का होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। ड्रूपिंग प्रकृति का मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो थोड़ी क्या हो जाती है, आपकी नीचे झुकी हुई है इस प्रकार से। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको ग्राफ दे देगा, जैसे मान लो ये दे दिया N और ये दे दिया Ia। क्वेश्चन आपको बना दिया ग्राफ इस प्रकार से, आपको दे दिया जो चित्र के अंदर जो ग्राफ दिया गया है वो कौन सी मोटर का ग्राफ है। तो हमने कल पढ़ा था ये जो ग्राफ है कौन सी मोटर का है, आपका सीरीज मोटर का है। तो ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन आपको ग्राफ बना के दे देगा और आपसे मोटर का नाम पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है। तो आपको ग्राफ भी याद रखना है कि कौन सी मोटर के अंदर किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर ये जो वाला ग्राफ था ये कौन सा था, आपका हाइपरबोला प्रकृति का था। कौन सा बोला था, हाइपरबोला नेचर का था। ऐसे कैसे डीसी शंट मोटर के अंदर जो स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो कौन सी प्रकृति का होगा, ड्रूपिंग प्रकृति का होगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, झुक जाता है। यानी कि जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो डीसी शंट मोटर की जो घूर्णन गति है उसमें से थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कमी होती है, 1% से लेकर केवल 5% की कमी होती है। इस कारण डीसी शंट मोटर को हम एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर भी कहा जाता है। तो डीसी शंट मोटर की दो विशेषता होगी, एक तो इसके अंदर फ्लक्स का मान निश्चित होता है, फ्लक्स का मान कांस्टेंट होता है। दूसरा इसकी घूर्णन गति भी क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस मोटर की घूर्णन गति नियत होती है। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको सीरीज मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशिएशन मोटर और एक मिल जाएगा कम्युलेटिव मोटर। तो आपका जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा आंसर रहेगा, आपका शंट मोटर। शंट मोटर क्या होती है, एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि लोड का मान बढ़ाने पर इसके घूर्णन गति में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम होता है। घूर्णन गति में परिवर्तन बहुत कम होने के कारण इस मोटर को हम अपने एक निश्चित घूर्णन गति वाली मोटर भी कहा जाता है। इतना क्लियर। अब मैं इस ग्राफ के अंदर से जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं वो मैं लिख देता हूं। तो समझ में तो आ गया आपका डीसी शंट मोटर का जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, आपकी ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। तो पहला तो आपको ग्राफ बना देता हूं, क्लियर कैसा होगा। ये इधर तो होगी आर्मेचर करंट Ia, इधर होगी आपकी स्पीड मतलब N। अब जो ग्राफ मिलेगा ये तो है आपकी नो लोड स्पीड, तो जो ग्राफ मिलेगा शंट मोटर का कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसा ग्राफ दे सकते हैं और फिर आपसे मोटर का नाम पूछेगा कि ये जो ग्राफ है वो किस मोटर का है। तो आपको याद रखना है ग्राफ। डीसी शंट मोटर के अंदर स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच में जो ग्राफ होता है वो कौन सी होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। तो इसके अंदर याद रखना है डीसी शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर
डीसी शंट मोटर पर लोड का मान बढ़ाने पर उसकी घूर्णन गति में बहुत कम उसकी घूर्णन गति, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, उसकी घूर्णन गति थोड़ी सी घट जाती है, स्लाइटली डिक्रीज होती है, थोड़ी सी घटती है, ज्यादा नहीं घटती है, केवल थोड़ी सी घट रही है। देखिए इतनी सी घटी है ये। अब ये जो घटी हुई है वो किसके कारण हुई है? आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप के कारण हुई है। आइए आरए के कारण इसकी घूर्णन गति में क्या हुई है? कमी हुई है। तो नो लोड डीसी शंट मोटर पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो इसकी घूर्णन गति वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? आपकी घट जाती है। थोड़ी सी क्या हो जाती है? घट जाती है। दूसरा याद करना है, शंट मोटर में गति व आर्मेचर धारा के बीच का ग्राफ, आज आर्मेचर धारा के बीच का ग्राफ ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। ये ग्राफ का नाम याद रखना है कि डीसी शंट मोटर के अंदर स्पीड और आर्मेचर करंट के अंदर जो ग्राफ खींचते हैं वो कौन सी प्रकृति का होता है? ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। कौन सी का होता है? ड्रूपिंग प्रकृति। आगे याद रखना है, डीसी शंट मोटर लगभग नियत घूर्णन गति वाली मोटर है। डीसी शंट मोटर क्या है? एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर है, यानी कि इस मोटर पर लोड का मान, नो लोड की अवस्था और जो फुल लोड की अवस्था है, उन दोनों की अवस्था के अंदर इसकी जो घूर्णन गति में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इस कारण डीसी शंट मोटर को अपन क्या कहते हैं? एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कई बार कि कौन सी मोटर के अंदर निम्न में से कौन सी मोटर है उसकी घूर्णन गति क्या रहती है? आपकी निश्चित रहती है। तो कौन सी होगी? आपकी डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर क्या है? डीसी शंट मोटर लगभग नियत घूर्णन गति वाली मोटर है। लगभग क्यों? क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? बहुत ही कम हो रहा है। इस कारण इसको क्या बोलेंगे अपन? लगभग नियत घूर्णन गति वाली मोटर कहा जाता है। अब इसकी घूर्णन गति लगभग क्या रहती है? नियत रहती है। क्या होती है? नियत। इस कारण डीसी शंट मोटर का हम जो उपयोग करेंगे वो क्या करते हैं? जो मशीनी उपकरण होते हैं, उन मशीनी उपकरणों को चलाने के लिए हम इस डीसी शंट मोटर का क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं। जितने भी मशीनी उपकरण है, जैसे हो गया मान लो सेंट्रीफ्यूगल पंप, आपके अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, और जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गई, क्या होगी? प्रिंटिंग प्रेस हो गई। इन सब मशीनों के अंदर अपन कौन सी मोटर का काम में लेते हैं? डीसी शंट मोटर का काम में लेते हैं। जैसे जितने भी मशीनरी उपकरण है, उन मशीनरी उपकरणों को चलाने के लिए अपन कौन सी मोटर का उपयोग करेंगे? डीसी शंट मोटर का उपयोग करेंगे। जहां पर अपन को नियत घूर्णन गति की आवश्यकता होगी, जिन लोडों को नियत घूर्णन गति की आवश्यकता होती है, उन लोड को चलाने के लिए अपन डीसी शंट मोटर का क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका? तो इसका उपयोग और लिख लो आप। डीसी शंट मोटर का उपयोग जरूर याद रख लेना सभी मोटरों का। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट आपके उपयोग पूछा जाता है कि कौन सी मोटर का उपयोग किन कार्यों के अंदर किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर का उपयोग मशीनी उपकरणों में किया जाता है। जो मशीनी टूल्स होते हैं, मशीनी उपकरण होते हैं, उनके अंदर कौन सी मोटर काम में लेंगे? अपन डीसी शंट मोटर। उदाहरण के लिए देख लो आप, कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल
पंप, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय पंप के अंदर, पंप होते हैं ना, पंप, जितने भी पंप होंगे उन सब पंप के अंदर कौन सी मोटर काम में आएगी, आपकी डीसी शंट मोटर काम में आएगी। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई मशीन में, छपाई मशीन के अंदर कौन सी मोटर का काम में लेंगे अपन, डीसी शंट मोटर काम में लेंगे। अगली कौन सी हो जाएगी, वुड वर्किंग मशीन्स, कौन सी हो जाएगी, वुड वर्किंग मशीन्स। वुड वर्किंग मशीन्स का मतलब लकड़ी के अंदर, लकड़ी के कार्यों के लिए, लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त मशीन, लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त मशीन के अंदर भी अपन कौन से मोटर काम में लेंगे, डीसी शंट मोटर काम में लेंगे। तो डीसी शंट मोटर का उपयोग अपन मशीनी उपकरणों में किया जाता है, यानी कि जहां जहां पर अपन को नियत घूर्णन गति की आवश्यकता होगी वहां पर अपन डीसी शंट मोटर का उपयोग करेंगे। किन किन के अंदर, उदाहरण के लिए अपकेंद्रीय पंप हो गया आपका, छपाई मशीन होगी आपकी, लकड़ी के कार्यों के अंदर जो प्रयुक्त होने वाली मशीन है, उन सब कार्यों के अंदर अपन डीसी शंट मोटर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ये डीसी शंट मोटर का पहला ग्राफ हो गया एन वर्सेज आई ए। अब इसका हम अपन दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा जो ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे अपन टी वर्सेज आई ए का। किसका देखेंगे, टी वर्सेज आई ए। सेकंड जो ग्राफ होता है वो आपका होता है टी वर्सेज आई ए, यानी कि टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। टॉर्क वर्सेज किसका देखेंगे, आर्मेचर करंट के बीच का ग्राफ देखेंगे। तो एक तरफ तो क्या लेंगे अपन, आर्मेचर करंट लेंगे, और एक तरफ क्या लेंगे अपन, टॉर्क लेंगे। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। अब देखिए डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी समानुपाती होता है के इंटू फाइव इंटू आई ए। समानुपाती नहीं होता, बराबर होता है। टी बराबर क्या होता है, के इंटू फाइव इंटू क्या होता है, आई ए होता है। लेकिन संट मोटर की अगर बात करें तो संट मोटर के अंदर फाई का मान क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। फाई का मान क्या रहता है, कांस्टेंट। और जब शंट मोटर के अंदर फाई का मान कांस्टेंट हो गया तो देखिए के भी कांस्टेंट, फाई भी कांस्टेंट, तो ये दोनों हट जाएंगे तो टॉर्क का मान है वो केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। पहले भी बता दिया मैंने। तो डीसी शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर तो फिर दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। अगर इसका मान मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना मान ही टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो जब टी समानुपाती आई है तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल सीधी लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, सीधी लाइन। यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉर्क का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि देखिए जब आपकी मोटर नो लोड की अवस्था में होगी, जब मोटर पर अपन कोई लोड नहीं लगाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जब आर्मेचर करंट का मान कम होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो डीसी जो शंट मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि प्रारंभ के समय में जो टॉर्क का मान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्रारंभ में जब मोटर स्टार्ट होती है उस कंडीशन में, उस अवस्था के अंदर डीसी शंट मोटर के अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है। इस कारण डीसी शंट मोटर को हम कभी भी लोड की अवस्था के अंदर स्टार्ट नहीं करते। अगर हमने डीसी शंट मोटर पर पहले से लोड लगा दिया तो वो मोटर आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर टॉर्क का मान, स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जब स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान कम है तो वो मोटर लोड की अवस्था के अंदर स्टार्ट ही नहीं होगी। जबकि सीरीज मोटर की कहानी इसकी विपरीत थी। सीरीज मोटर के अंदर स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान ज्यादा होने के कारण सीरीज मोटर को हम लोड की अवस्था में स्टार्ट करते हैं। लेकिन शंट मोटर के अंदर क्या है, स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान बहुत कम होने के कारण शंट मोटर को अपन नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करते हैं। तो ये याद रखना है इसके अंदर क्या, डीसी शंट मोटर में प्रारंभिक समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। टॉर्क का मान बहुत कम होता है। इस कारण इसे
नो लोड की अवस्था में, नो लोड की अवस्था में चालू करते हैं, नो लोड की अवस्था में चालू करते हैं, या फिर स्टार्टिंग समय पे इसमें कोई लोड संयोजित नहीं करते हैं। ये कौन सा हो गया आपका टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट का ग्राफ हो गया। तो इसके अंदर तो आपको याद रखना है कि जो डीसी शंट मोटर है उसके अंदर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टॉर्क का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगली बात आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आपका इसमें कि डीसी शंट मोटर के अंदर प्रारंभिक समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जब स्टार्टिंग में टॉर्क का मान कम है तो इस मोटर को अपन नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग समय में इसके पर हम लोड नहीं लगा सकते। अगर पहले हमने लोड लगा दिया तो ये मोटर आपकी घूमेगी ही नहीं। दूसरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसका जो तीसरा ग्राफ है वो तीसरा ग्राफ क्या है, एन वर्सेज टी का है, यानी कि स्पीड वर्सेज टॉर्क का। और मैंने आपको बताया था चाहे वो सीरीज मोटर हो, चाहे शंट मोटर हो, चाहे कंपाउंड मोटर हो, तीनों ही मोटरों के अंदर जो एन वर्सेज टी का जो ग्राफ होता है वो एन वर्सेज आई ए के ग्राफ के क्या होता है, आपका समान होता है। तीसरा ग्राफ है आपका एन वर्सेज टी ए, यानी कि स्पीड वर्सेज टॉर्क। दोनों का फॉर्मूला लिख लो। देखो स्पीड का फॉर्मूला एन समानुपाती क्या है आपका, ई बी है। दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला टी समानुपाती क्या है आपका, आई ए। ये तो देख लिया, क्योंकि फाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फाई का मान कांस्टेंट होने के कारण एन का मान तो जो डीसी मोटर की घूर्णन गति है वो तो किसके समानुपाती होगी, ईबी के। और डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होगा, आर्मेचर करंट के। आगे देखिए मैंने बताया था एन समानुपाती ईबी, ईबी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू क्या होता है, आर ए होता है नहीं होता। थोड़ी देर पहले बताया था एन समानुपाती क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। अब देखिए ग्राफ वापस समझा देता हूं कि वाकई एन वर्सेज आई ए के समान आएगा या नहीं आएगा। मैंने बताया एन वर्सेज जो टी है, स्पीड वर्सेज टॉर्क का ग्राफ होता है, वो एन वर्सेज आई ए के ग्राफ यानी कि स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट के ग्राफ के क्या होता है, समान होता है। अब एन वर्सेज आई ए का मैंने जो ग्राफ देखा था वो ग्राफ कैसे आया था, थोड़ा ऐसे आया था, ड्रूपिंग प्रकृति का आया था, नहीं आया था। डीसी शंट मोटर के अंदर एन वर्सेज आई ए का ग्राफ ऐसे तो आया था, तिरछा, ड्रूपिंग प्रकृति का। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं टॉर्क का मान बढ़ाऊंगा, इधर जाऊंगा तो टॉर्क का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो जैसे ही मैं टॉर्क का मान बढ़ाऊंगा तो टॉर्क का मान बढ़ाने से आर्मेचर करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और हमने पहले जो ग्राफ खींचा था वो आई ए का ग्राफ ही तो खींचा था, एन वर्सेज आई ए। अब टॉर्क का मान बढ़ा तो इधर भी अगर टॉर्क का मान बढ़ा तो आई ए का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आई ए का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आई ए आर ए का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम टॉर्क का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोटर की स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और ये जो ग्राफ देखा था ये ग्राफ किसका था, एन वर्सेज आई ए के बीच में था। तो जो ग्राफ एन वर्सेज आई ए का होता है वही ग्राफ क्या होता है, एन वर्सेज टी का होता है। किसका होता है, टी का, एन वर्सेज टी का। तो इसके अंदर तो याद रखना है शंट मोटर में स्पीड व टॉर्क, स्पीड व टॉर्क के बीच का ग्राफ, स्पीड व टॉर्क के बीच का ग्राफ क्या होता है, स्पीड व आर्मेचर करंट, स्पीड व आर्मेचर करंट के ग्राफ के समान होता है। स्पीड व आर्मेचर करंट के ग्राफ के क्या होता है, आपका समान होता है। तो शंट मोटर के अंदर जो स्पीड और टॉर्क के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्पीड और आर्मेचर करंट के ग्राफ के क्या होता है, आपका समान होता है। तो ये आपकी डीसी शंट मोटर क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई। अब डीसी शंट मोटर के अंदर जितने भी प्रकार से, जैसे भी प्रकार से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो सारी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब एक बार सिर्फ 2 या 5 मिनट के अंदर सारी मोटर को मैं एक बार रिवाइज और करवा देता हूं। जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो देखिए कौन कौन से बनेंगे। पहली बात तो
डीसी शंट मोटर के अंदर शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में जुड़ी होती है? आपके समांतर क्रम में जुड़ी होती है। कौन से क्रम में जुड़ी होती है? समांतर। तो आर्मेचर वाइंडिंग और जो शंट वाइंडिंग है वो कौन से क्रम में जुड़ी होगी? समांतर क्रम में। फिर शंट वाइंडिंग के ऊपर आ जाओ। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। शंट वाइंडिंग को हम पतले तार से बनाते हैं। शंट वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को क्या रखते हैं? अपन ज्यादा रखते हैं। इतना क्लियर? फिर यहां से आ जाओ। शंट मोटर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IL बराबर होता है IA प्लस क्या होता है? ISH होता है। इतना समझ में आ गया? फिर इस शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो ISH है उसका मान क्या रहता है? निश्चित रहता है। क्यों निश्चित रहता है? क्योंकि इसके एक्रॉस वोल्टेज और इसका प्रतिरोध इन दोनों का मान बराबर होता है। इस कारण इस ISH का मान भी क्या होगा? आपका निश्चित होगा। और जब ISH का मान निश्चित होगा तो शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी निश्चित होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपकी जो डीसी शंट मोटर है वो क्या है? एक नियत फ्लक्स वाली मोटर है। क्या है? नियत फ्लक्स वाली मोटर। फिर आपसे क्वेश्चन आ जाता है इसमें टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू RA। यहां से EB का फॉर्मूला आ जाएगा EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। वो चीज आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है कि डीसी शंट मोटर में यदि डीसी शंट मोटर है आपकी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है। डीसी शंट मोटर क्या हो रही है? नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है। उस अवस्था में यदि इस शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में मैं एक प्रतिरोध जोड़ दूं तो इस शंट मोटर की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है और शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया तो इस प्रतिरोध जोड़ने से क्या होगा? इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा और जब धारा का मान कम होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो N समानुपाती EB/φ होता है। तो φ का मान कम होने से मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन से आता है। फिर आया कि ये जो डीसी शंट मोटर है आपकी फुल लोड पर काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? फुल लोड पर काम कर रही है और उस कंडीशन में ये शंट वाइंडिंग यहां से क्या हो जाती है? आपकी ओपन हो जाती है। फुल लोड की अवस्था में शंट वाइंडिंग यदि ओपन हो जाए तो इस मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने देखा दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला तो क्या हो जाता है? जब ये फुल लोड पर ये वाइंडिंग क्या हो जाती है? ओपन सर्किट हो जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? टॉर्क का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा क्योंकि T समानुपाती क्या होता है? φ इंटू आई है। तो मोटर पर जो टॉर्क होगा उसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा क्या होगा? इस मोटर की जो देखिए फाई का मान क्या हो गया? कम हो गया, 0 हो गया। तो मोटर की गुणन गति क्या हो जाएगी? बहुत ही बढ़ जाएगी। मोटर की गुणन गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी क्योंकि देखिए N समानुपाती क्या होता है? EB बटे क्या होता है? फाई। और जब फाई का मान 0 हो जाएगा तो इस N का मान कितना हो जाता है? आपका अनंत हो जाता है। तो मोटर की गुणन गति बढ़ जाती है। तीसरा क्या हो जाता है? आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फुल लोड की कंडीशन में इस लोड धारा का मान बहुत ज्यादा होता है। जब लोड धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये सर्किट यहां से ओपन हो जाएगा तो सारी की सारी लोड धारा इस आर्मेचर वाइंडिंग में से जाएगी। अब ज्यादा मान की जब धारा आर्मेचर वाइंडिंग में से जाएगी तो वो आर्मेचर वाइंडिंग को क्या कर देगी? जला देगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी? आपकी बर्न हो जाएगी यानी कि जल जाएगी। तीसरा क्या हो जाता है? अगर मान लो ये मोटर फुल लोड पर काम न करके फुल लोड से कम लोड पर काम कर रही है, कम लोड पर काम कर रही है, कम लोड पर काम कर रही है तो इस डीसी शंट मोटर पर केवल एक ही इफेक्ट होगा। उस कम लोड पर जब काम कर रही है तो शंट वाइंडिंग ओपन होने से फाई का मान 0 हो जाता है और फाई का मान 0 होने से इसकी मोटर असामान्य रूप से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कम लोड पर आपकी डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती? क्योंकि जब लोड कम होगा तो IL का मान कम होगा, IL का मान कम होगा तो IA का मान कम होगा, IA का मान कम होने से आर्मेचर वाइंडिंग जल नहीं पाएगी। ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डीसी शंट मोटर के अंदर जो पहला जो ग्राफ पढ़ा था अपन ने स्पीड और आर्मेचर करंट का ग्राफ पढ़ा था कि स्पीड और आर्मेचर करंट का जो ग्राफ होता है उसकी प्रकृति कौन सी होती है? तो उनकी प्रकृति कौन सी होती है? ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि डीसी शंट मोटर के अंदर जब जैसे ही अपन लोड बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, स्लाइटली डिक्रीज होती है। स्लाइटली डिक्रीज का मतलब बहुत कम परिवर्तन होता है, होता तो है लेकिन क्या होता है? बहुत ही कम परिवर्तन होता है। और कितना बताया मैंने? लगभग 1 से 5% के बीच में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, इस कारण शंट मोटर को अपन लगभग नियत घूर्णन गति वाली मोटर भी कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो डीसी शंट मोटर एक नियत फ्लक्स वाली मोटर है। इसके साथ ही डीसी शंट मोटर क्या है? एक नियत घूर्णन गति वाली भी मोटर है।
अब नियत घूर्णन गति वाली मोटर है, इस कारण डीसी शंट मोटर का उपयोग हम ऐसे कार्यों के अंदर करेंगे जहां पर घूर्णन गति की क्या हो, निश्चित घूर्णन गति की आवश्यकता हो। जैसे जितने भी मशीनी उपकरण हैं उन सबको चलाने के लिए हम अपन डीसी शंट मोटर का उपयोग करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर डीसी मोटर का प्रयोग करेंगे। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उनके अंदर डीसी शंट मोटर का उपयोग करेंगे। और इसके अलावा जो वुड वर्किंग मशीन है, जो लकड़ी के कार्यों के अंदर जो काम करने वाली मशीन है, उनके अंदर भी डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर। फिर अगला जो ग्राफ होता है वो टॉर्क वर्सेज किसका होता है, आर्मेचर करंट का होता है। टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा होती है। यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि डीसी शंट मोटर में जब स्टार्टिंग समय में जब मोटर को अपन चालू करते हैं उस समय टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जब टॉर्क का मान कम है तो उस कंडीशन में हम डीसी शंट मोटर को लोड की अवस्था में चालू नहीं कर सकते। यानी कि डीसी शंट मोटर को पहले नो लोड की अवस्था में अंदर चालू करेंगे। जब वो मोटर अपने फुल स्पीड पर काम करने लग जाएगी तब उसके ऊपर क्या किया जाता है, लोड लगाया जाता है। तो डीसी शंट मोटर को हमेशा नो लोड की अवस्था के अंदर ही स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डीसी शंट मोटर के अंदर बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका कंपाउंड मोटर का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।